हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टूडियो में देखेंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप लोगों के एग्जाम ऑफिस से वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हो तो मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे लाए हुए यूनिट सेकेंड यूनिट फर्स्ट हम फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप चेक कर लीजिएगा। फर्स्ट वीडियो हमारा कम्प्लीटली यूट्यूब पे है, आप इसको देख सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप चेक एक बार जरूर कर लीजिएगा। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट सेकेंड। यूनिट सेकेंड में हमें पढ़ना है एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स। एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स प्रारंभिक क्वांटम यांत्रिकी। इसमें हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में डिस्कस करेंगे। आप जिसमें कंफर्टेबल है उसको अच्छे से देख सकते हैं। चलिए आते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे। हमारे यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है? कृष्णिका का विकिरण। आप इसे फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। चलिए इसको देखते हैं। कृष्णिका का विकिरण एक कृष्णिका जिसके पूर्ण विकिरण भी कहते हैं, एक वस्तु होती है जो अपने ऊपर गिरने वाली सभी विकिरण को अवशोषित कर लेती है। वह चाहे किसी भी तरंगदैर्घ्य की हो या किसी विकिरण का पूर्व विकिरण होती है। किसी कृष्णिका का से एकांक क्षेत्रफल से विकृत ऊर्जा का मात्रा कृष्णिका के ताप पर निर्भर करती है और निश्चित ताप पर विकृत ऊर्जा एक ही निश्चित तरंगदैर्घ्य की नहीं होती है। एक खगोली गुहा में छोटा छिद्र करके उसे स्थिर ताप पर रखकर उसके छिद्र से निकलने वाले विकिरण को माप कर भी कृष्णिका का विकिरण प्राप्त किया जा सकता है। किसी कृष्णिका के एकांक आयतन अथवा क्षेत्रफल से विकृत ऊर्जा की मात्रा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं तथा कृष्णिका का ऊर्जा घनत्व तथा तरंगदैर्घ्य के बीच खींचे गए ग्राफ को विकिरण वक्र कहते हैं। अब इसे हम इंग्लिश में एक्सप्लेन करते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन। A black body which is also called a perfect radiator is an object that absorbs all the radiation of everywhere wavelength inside on it. It is a perfect emitter of radiation. The amount of energy radiated per unit area by a black body depends on the temperature of the body, and the radiation emitted are not of single wavelength at a particular temperature. Black body radiation is also obtained when a hollow cavity with a fan hole is had at a constant temperature and distribution of radiation coming out of the hole is measured. The energy radiated per unit volume or area by the black body called the energy density of the radiation. The graphs between energy density and wavelength are called the black body radiation curves. अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है प्लैंक रेडिएशन लॉ। प्लैंक रेडिएशन लॉ क्या होता है? प्लैंक का विकिरण नियम। कृष्णिका विकिरण में ऊर्जा के वितरण की व्याख्या करने के लिए वैज्ञानिक मैक्स प्लैंक ने एक क्रांतिकारी विचार दिया जिसे प्लैंक का विकिरण नियम अथवा प्लैंक की परिकल्पना कहते हैं। इनके अनुसार फर्स्ट हमारा दिया हुआ है ऊर्जा का अवशोषण अथवा विकिरण असतत रूप से ऊर्जा के छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में होता है। इन्हें क्वांटम
अथवा फोटान कहते हैं, क्वांटा या फोटान कहते हैं। यह बताता है कि किसी कोशिका के ऊर्जा के विकिरण सतत न होकर क्वांटा की निश्चित पूर्व संख्या में होती है। सेकेंड दिया है, प्रत्येक क्वांटा की ऊर्जा विकिरण की ऊर्जा आवृत्ति v पर निर्भर करती है। E इक्वल टू एच वी, जहाँ h प्लांक नियतांक है। क्वेश्चन फर्स्ट हो जाएगा हमारा, फोटान अथवा क्वांटा की ऊर्जा निम्न प्रकार भी दी जा सकती है। E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, सी निवात में प्रकाश की चाल अथवा लैम्डा विकिरण की तरंग दैर्ध्य है। ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा हमारा। लेकिन 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू 12वीं विकिरण की तरंग दैर्ध्य संख्या है। यहाँ पे हमारा वेक्टर v E इक्वल टू एच सी वेक्टर v, ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। थर्ड हमारा दिया हुआ है, किसी वस्तु की ऊर्जा क्वांटिक होती है, उसका आशय है कि किसी वस्तु से ऊर्जा का अवशोषण अथवा विकिरण क्वांटम की पूर्व संख्या में होता है, भिन्न दशमलव में नहीं, अथवा HV 2HV 3HV 4HV S1। इस आधार पर किसी क्रिस्टल के ऊर्जा के विकिरण के लिए प्लांक ने एक संबंध स्थापित किया। ये संबंध हमारा स्थापित किया गया कि ये यहाँ EV DV ऊर्जा घनत्व है। ये हमारा फोर्थ इक्वेशन है। इसके अकॉर्डिंग के वोल्टेज मैन नियतांक K इक्वल टू R अपॉन N है तथा H यहाँ प्लांक नियतांक है। अब देखते हैं इसको, प्लांक रेडिएशन लॉ। To explain the distribution of energy in black body radiation, Max Planck made a revolutionary suggestion known as Planck radiation law or Planck hypothesis, according to which first is energy is absorbed or emitted discontinuously in the form of small energy packets or bundles known as quanta. This suggests that energy radiated by a black body is not continuity but constants of defined whole number of quanta. Second is the energy associated E with each quanta depend on the frequency of radiation E equal to hv, whether where h is Planck constant, that is first equation. The energy of photon of quanta is also given by E equal to hc upon lambda. C is speed of light in vacuum of, and lambda is the wavelength of radiation, that is second equation. But 1 upon lambda equal to v is known as wave number of radiation, that is third equation. E equal to hcv. Third point is the energy of a body is quantized. It means energy can be absorbed or emitted only in whole number multiple of quantum, not in a fraction of quantum. That is hv, 2hv, 3hv, s1, 4hv. On the basis of this constant, Planck deduced the radiation for the energy radiated by black body has, that is 4 equation, where ev dv is the energy density of radiation, k is Boltzmann constant, k equal to r upon n, and h is Planck constant, that is Planck radiation law. Next topic is photoelectric effect.
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। वैज्ञानिक जे थॉमसन ने पाया कि जब निश्चित आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु की सतह पर गिरता है तो उस धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं तथा धातु की तरह से उत्सर्जित इन इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रिक कहते हैं। फर्स्ट, अब इसमें आगे दिया हुआ है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के अध्ययन से निम्न प्रेक्षण प्राप्त हुए। फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। सेकंड दिया हुआ है किसी धातु की तरह से ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए विकिरण की एक न्यूनतम आवृत्ति होना आवश्यक है, इसे देहली आवृत्ति कहते हैं। विभिन्न धातुओं के लिए देहली आवृत्ति का मान भी अलग अलग होता है, भिन्न होता है। थर्ड पॉइंट हमारा दिया हुआ है धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या विकिरण की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है, लेकिन तीव्रता के बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ती है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या जिस्मत भौतिक से नहीं की जा सकती। इसकी व्याख्या प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की गई है। हम इंग्लिश में देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जे थॉमसन फाउंड दैट व्हेन light of certain frequency falls on a metal surface, electrons are ejected from the metal. This phenomenon is called photoelectric effect. The electrons which are ejected out from the metal surface are known as photoelectrons. A study of photoelectric effect revolves the following observation. First point is the kinetic energy of ejected electrons depend on the intensity of the incident radiation. Second point is a certain minimum frequency of radiation is required to eject the electrons from the metal surface, which is known as threshold frequency for different metals. The threshold frequency is different. The number of electrons ejected from the metal surface are directly proportional to the intensity of incident radiation, but increase in intensity does not increase the kinetic energy of the ejected electrons. Photoelectric effect cannot be explained on the basis of classical mechanics. This effect is explained on the basis of Planck quantum theory, that is photoelectric effect. Next topic is heat capacity of solids. ठोसों की ऊष्मा धारिता। ठोसों की ऊष्मा धारिता क्या होती है? 1819 में वैज्ञानिक ड्यूलॉन्ग तथा पेटिट ने बताया कि सभी ठोसों की ऊष्मा धारिता प्रति ग्राम परमाणु समान होती है अथवा सभी तत्वों की परमाणुओं की ऊर्जा धारिता समान होती है। वायुमंडल दाब तथा समान ताप पर सभी तत्वों की परमाणविक ऊष्मा धारिता नियत होती है तथा यह लगभग 6.4 कैलोरी डिग्री -1 होती है। यह नियम हल्के तत्वों के लिए फेल हो जाता है। हल्के तत्वों को परमाणु
ऊष्माधारिता वायुमंडल दाब तथा सामान्य ताप पर बहुत कम होती है तथा इन तत्वों की ऊष्माधारिता ताप बढ़ाने पर अचानक एक साथ बढ़ती है। उन तत्वों के लिए जो डेवलॉन्ग पेटिट नियम का पालन करते हैं, परमाणु ऊष्माधारिता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। यह देखा गया कि बहुत कम ताप अर्थात पर शून्य ताप पर तत्वों की परमाणविक ऊर्जा धारिता शून्य को पहुंचती है। हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड इन 1819 साइंटिस्ट डायलॉन्ग एंड Pettit state that all solid elements have the same heat capacity per gram atom, or the atoms of all elements have same heat capacity or atomic heat capacity at atmospheric pressure, and at ordinary temperature it is constant and it is equal to about 6.4 calorie degree minus 1 degree Celsius. The law of phase when applied for light elements. When the atomic heat capacity of these elements at ordinary temperature and pressure are found to be very less, and atomic heat capacity of these elements increase rapidly on increase in temperature. Also for the elements with obey Dulong Pettit law, the atomic heat capacity increase as increase in temperature. It is observed that atomic heat capacity of elements approaches to zero at very low temperature or at absolute zero temperature. अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा दिया हुआ है ऊष्माधारिता का चिरस सिद्धांत। चिरस्मत सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी ऑफ हीट कैपेसिटी। इसको देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि आदर्श ठोस में स्वतंत्र परमाणुओं के आकाशीय जालक होते हैं जो न्यूनतम स्थित ऊर्जा का माध्यम स्थित के दोनों ओर कंपन करते हैं लेकिन एक दूसरे से नहीं टकराते हैं। यदि इन कंपनों को सरल आवर्त गति मान लिया जाए तो ऊर्जा के समान विकिरण के सिद्धांत से तत्व के प्रति ग्राम अणु अथवा प्रति मोल कुल ऊर्जा एनर्जी का मान निम्न होगा। यहाँ पे हमारा इक्वेशन फर्स्ट दे दिया गया है, E इक्वल टू n इंटू 3kT, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हमारा दिया गया है यहाँ पे, इसको हम इसमें ऐड करेंगे तो ये हमारा E इक्वल टू n इंटू 3 R अपॉन n T हो जाएगा। अब इससे हम सेकेंड इक्वेशन हम बनाएंगे E इक्वल टू 3T। स्थित आयतन पर ऊष्माधारिता की परिभाषा से ये हमारा हो जाएगा टोटली 3 इंटू 1.99 इक्वल टू 5.97 कैलोरी माइनस डिग्री 1 मोल। इस सिद्धांत यह सिद्ध होता है कि किसी आयतन पर ठोस की प्रति मोल ऊष्माधारिता का सैद्धांतिक मान 5.97 कैलोरी डिग्री मोल माइनस 1 होता है। तो समझते हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ हीट कैपेसिटी। इट इज assumed that ideal solid consists of space lattice in independent atom vibration about their respective equilibrium position of minimum
potential energy but not increasing with one another if the vibration are considered simple harmonic motion. Then according to principle of equilibration of energy, the total energy constant E per gram or per mole of an ideal solid element would be, that is first equation, E equal to N into 3kT applied for K equal to R upon N, that is E equal to N into 3 R upon N T. Simple form is with create as second equation, E equal to 3RT. The definition of heat capacity at constant volume is given by, that is equation there 3R. This so that theoretical value of heat capacity of an ideal solid should be 5.97 calorie degree minus mole for each mole for the elements. न्यू टॉपिक है सेकेंड लेक्चर का। इसको हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ा रहे हैं, आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसे पढ़ सकते हैं। हाइड्रोजन परमाणु का बोहर मॉडल। रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, लेकिन इस मॉडल में कुछ कमियां थीं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को वैज्ञानिक निल्स बोहर द्वारा सन 1913 में दूर किया गया। उन्होंने हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन के समान संरचना वाले परमाणुओं के लिए क्रांतिकारी परिकल्पनाओं प्रस्तुत किए। बोहर मॉडल की कुछ मुख्य परिकल्पना निम्न है। यहाँ पे निम्न परिकल्पना है। फर्स्ट दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा की कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। अपनी गति के दौरान इलेक्ट्रॉन ना तो ऊर्जा अवशोषित करते हैं और ना ही उत्सर्जित करते हैं, अतः इन कक्षाओं को स्थायी कक्षा कहते हैं। गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच वैद्युत बल के प्राप्त होते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2 पाई है का पूर्ण गुणज होता है। इन कक्षाओं की त्रिज्या निश्चित होती है, इसे क्वांटम अवस्था कहते हैं। अतः हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन समान परमाणुओं के लिए एक से अधिक कक्षाएं संभव हैं। अतः कक्षा के कोणीय संवेग जहाँ n क्वांटम संख्या है, इस समीकरण को बोहर का क्वांटम अवस्था कहते हैं। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, mvr इक्वल टू nh/2 पाई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे हमारा n मुख्य क्वांटम संख्या है और ये हमारे समीकरण क्वांटम का अवस्था है। थर्ड पॉइंट दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन जब उच्च ऊर्जा अवस्था E2 से निम्न ऊर्जा अवस्था E1 के में कूदता है तो ऊर्जा का वैद्युतचुम्बकीय विकिरण के रूप में उत्सर्जित करता है। यदि उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति V हो तो HV इक्वल टू E2 माइनस E1 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकेंड ये हमारा बन जाएगा। इसे बोहर की आवृत्ति अवस्था कहते हैं। 4 में दिया हुआ है, बोहर की क्वांटम अवस्था से कक्षा की त्रिज्या r मुख्य क्वांटम संख्या n के समानुपाती होती है। हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन के समान परमाणुओं के लिए बोहर के सिद्धांत से nv कक्षा से ऊर्जा En इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर Z² E4m अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर थर्ड। ये हमारा थर्ड इक्वेशन है। जेड परमाणु का परमाणु क्रमांक है
तथा हाइड्रोजन के लिए Z1 है। जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ऊर्जा स्तर N2 के निम्न ऊर्जा स्तर N1 में कूदता है तो ये हमारा उत्सर्जित ऊर्जा प्राप्त हो जाता है। ये आवृत्ति, और यदि तरंगदैर्ध्य लैम्डा तरंगदैर्ध्य हो तो ये हमारा हो जाएगा 1/लैम्डा इक्वल टू, ये हमारा इक्वेशन नंबर 58 हो जाएगा। लेकिन 1/लैम्डा इक्वल टू V, इसको हम अप्लाई करेंगे तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 6 क्रिएट हो जाएगा और 7 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा V इक्वल टू H R H ब्रैकेट 1/n² माइनस 1/n² ये हमारा इक्वेशन नंबर 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, जहाँ RH रीडबर्ग नियतांक है। RH का मान 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स हो जाएगा। माइनस हम इसको इंग्लिश में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमारा दिया हुआ है बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। रदरफोर्ड हैड गिव द न्यूक्लियर मॉडल on the basis of his gold-fold experiment, but the model has some drawbacks. The drawbacks of Rutherford model were pointed by Niels Bohr. In 1930, he gives the revolutionary assumption about the atomic theory of hydrogen and hydrogen-like atom. The main postulate of Bohr atomic theory of following, that the electron move around the nucleus in certain energy orbit. During its motion in the orbits, neither in absorb of radiated energy, so the orbits is known as Saturni orbit. The centripetal force motion of electron is founded from the electron force between nucleus and electron. Second point is the electron moves in only those orbits whose angular moment is an integral multiple of h upon 2 pi, that the radical of these orbits is fixed. This is known as the quantum condition. Thus, more than one orbits are possible for hydrogen-like atom. Hence, the angular momentum mvr equal to nh upon 2 pi. That is first equation, where n is the principal quantum number. This equation is known as Bohr's quantization condition. Third point is the electron radiates energy in the form of electromagnetic radiation when the jumping from higher energy orbits E2 to lower energy orbit E1. If V is the frequency of radiation emitted, then that is equation second, HV equal to E2 minus E1. This is known as Bohr frequency condition. That is, 4 point is from the quantum condition. It is evented that radiation R is proportional to principal quantum number n. According to Bohr theory of energy of hydrogen or hydrogen-like atoms, nth orbital is given by, that is, third equation. Z is atomic number of the atom and Z is equal to 1 for hydrogen. When the electron jumps from energy level N2
2 and 1, then energy radiated will be from that. Hence frequency that applied. Equation number 4, if apply lambda if the wavelength, that is equation 5, but 1 upon lambda equal to v, that is equation 6, then give us v equal to RH 1 upon n1 square 1 upon n2 square, that is equation 7. RH is known as Rydberg's constant. Value of RH equal to 1.097 into 10 7 m inverse, that is Bohr's model. Next topic is कॉम्पटन इफेक्ट. कॉम्पटन इफेक्ट हमारा क्या होता है, इसको हम समझते हैं. कॉम्पटन प्रभाव. कॉम्पटन प्रभाव. कॉम्पटन 1923 ने खोज की जब एक वर्णीय एक्स किरण की किसी हल्के तत्व सी ए आदि पर गिरती है तो प्रकीर्णित एक्स किरणें की आवृत्ति तथा ऊर्जा कम तथा तरंगदैर्घ्य अधिक होती है. इन घटना को कॉम्पटन प्रभाव कहते हैं. इस प्रभाव को प्लांक की परिकल्पना से समझा जा सकता है. जब आपतित एक्स किरण फोटोन धातु व सतह पर आपतित होती है तो यह अपनी ऊर्जा का कुछ भाग तत्व के इलेक्ट्रॉन को दे देता है तथा प्रकीर्णन एक्स किरणें फोटोन की ऊर्जा तथा आवृत्ति घट जाती है तथा तरंगदैर्घ्य बढ़ जाता है. यह प्रकीर्णित फोटोन यतित आपतित एक्स किरणें से थीटा कोण का प्रकीर्णित होती है तथा इसकी तरंगदैर्घ्य लैम्डा हो तो आपतित एक्स किरणें तरंगदैर्घ्य लैम्डा हो तो तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन होता है. यह हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा. इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा. अतः स्पष्ट है कि कॉम्पटन प्रभाव में तरंगदैर्घ्य में परिवर्तित प्रकीर्णन कोण थीटा पर निर्भर करता है. कैप्टन इफेक्ट. कैप्टन इफेक्ट. कैप्टन 1923 discovered that when monochromatic X-ray falls on a light elements such as C, Al, etc., then the scared X-ray has low frequency or energy. This phenomenon is known as compound effect. This effect can be explained by the Planck hypothesis. When the X-ray photon indicated on the metal surfaces gives a part of its energy to the electron of the element, and scared X-ray photon has low energy and higher energy wavelength than the indicated X-ray. If the scared photon scatter at angle theta with the indicated X-ray have give longer wavelength lambda. The wavelength of the indicated X-ray be lambda then wavelength shift in Kapton effect. That is equation first and equation second. It is clear that the wavelength shift depend on the angle of scattering theta of the scattered X-ray photon. नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हमारा दिया हुआ है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस. डी ब्रोगली परिकल्पना. डी ब्रोगली ने बताया कि हल्के गतिमान कण जैसे इलेक्ट्रॉन, फोटॉन
अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा दिया हुआ है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली परिकल्पना। डी ब्रोगली ने बताया कि हल्के गतिमान कण जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर आधारित कण प्रकृति के साथ तरंग प्रकृति भी प्रदर्शित करते हैं। अतः गतिमान हल्के कण की तरंग प्रवृत्ति करते हैं तो जिसकी तरंगदैर्घ्य डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कहलाती है। प्लांक की परिकल्पना से E इक्वल टू एच वी इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड आइंस्टीन के समीकरण से E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये हमारा मिल जाएगा V इक्वल टू एम सी स्क्वायर अपॉन एच। यदि गतिमान कण का वेग v हो तो यहाँ पे हमारा ये इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगा। अतः गतिमान कण की तरंगदैर्घ्य कण के संवेग के वृत्तकमानुपाती होती है। डेविसन जर्मन वैज्ञानिक ने अपने एक्स किरण प्रयोग के द्वारा गतिमान इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति के सिद्धांत दिया। इसे पूरा सिद्ध किया कि ये हमारा गतिमान इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति है। अब इसे हम इंग्लिश में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमारा दिया हुआ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली सजेस्ट दैट द मूविंग लाइट पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटम exhibits the wave character as well as the particle, so wavelength is associated with the moving particle with is known as de Broglie wavelength. According to Planck hypothesis, Planck that is equal to hv equation first, and second equation is from Einstein principle E equal to mc square, that gives us v equal to mc square upon h. If the velocity of principle is v, then that is equation 4. Hence de Broglie wavelength is inversely proportional to the movement of particle. Division German was the scientist who verified the wave character of electron by X-ray experiment. नेक्स्ट टॉपिक पे आती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा दिया हुआ है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग के सिद्धांत से किसी गतिमान छोटे कण जैसे इलेक्ट्रॉन के स्थिति तथा संवेग का शुद्धता से एक साथ निर्धारण संभव है। यदि स्थिति में अनिश्चित डेल्टा एक्स तथा संवेग में अनिश्चितता डेल्टा पी हो तो ये हमारा बन जाएगा हाइजेनबर्ग uncertainty principle. According to Heisenberg principle, it is impossible to determine substantially with accuracy the position on movement of moving small particle like electron. Its uncertainty in position is delta x and its momentum is delta p. then बातें हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट ऑफ श्रोडिंगर वेव्स इक्वेशन। श्रोडिंगर तरंग समीकरण का महत्व। श्रोडिंगर तरंग समीकरण परमाणु भौतिक तथा रासायनिक विज्ञान में विभिन्न संरचनाओं से संबंधित समस्याओं को हल करने में प्रस्तुत होती है। जैसे एक तनी हुई डोरी में उत्पन्न तरंग जब इसके विपरीत दोनों सिरे कसकर बांधे हों तो स्थिति अवस्था में विभिन्न मानों के लिए प्राप्त होते हैं।
श्रोडिंगर समीकरण के हल केवल निश्चित ऊर्जा के लिए पाए जाते हैं, इन्हें आयगमन मान कहते हैं। Importance of Schrodinger wave equation. Schrodinger wave equation is used to solve many problems in atomic physics and different structures, chemistry, etc. The simple wave equation for the stretched string give a discrete set of steady state solution when the end of the string are tightly bonded. Solutions are found for Schrödinger equation only for certain energy E with are known as eigenvalues. आप आते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा दिया हुआ है तरंग फलन की भौतिक व्याख्या, फिजिकल इंटरप्रेशन ऑफ वेव इक्वेशन। किसी स्थान पर प्रकाश की तीव्रता उस स्थान पर गुजरने वाली फोटोनों की संख्या पर निर्भर करती है। श्रोडिंगर ने बताया कि नाभिक के चारों ओर आकाश में किसी स्थान पर इलेक्ट्रॉन की संभावना उस विद्युत पर बिंदु पर तरंग फलन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। उन स्थान पर वैद्युत आवेश के घनत्व के बराबर होता है। इस सिद्धांत से इलेक्ट्रॉन का वैद्युत आवेग तथा द्रव्यमान नाभिक के चारों ओर एक स्थान पर इकट्ठा हो जाता है तथा स्थान के पर परिवर्तित होता है। इस स्थान को परमाणु कक्षा कहते हैं। अतः तरंग फलन की व्याख्या यह है कि इस वर्ग साई स्क्वायर किसी स्थान पर नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को व्यक्त करता है। फिजिकल इंटरप्रेशन ऑफ वेव इक्वेशन analogous to the intensity of light at any point is number of the photon passing through a point in a region. Schrödinger suggests that probability of finding an electron around the nucleus at any point is directly proportional to the square of wave equation psi square at that point. Psi square can be interpreted as the density of electronic charge at the point. From this concept, a negative charge and mass of electron is collection around the nucleus at a point with varies from point to point. This space is known as atomic orbital. Thus, the interpretation of wave function psi is that the square of psi square gives the probability of finding an electron around the nucleus. अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा दिया हुआ है क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्याएं। कक्षा में किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, संवेग, अभिविन्यास तथा चक्रण ज्ञात करने के लिए क्वांटम संख्याएं प्रयुक्त की जाती हैं। क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट हमारा दिया हुआ है मुख्य क्वांटम संख्या, सेकंड दिया हुआ है द्विसंगी क्वांटम संख्या, थर्ड दिया हुआ है चुंबकीय क्वांटम संख्या, फोर्थ दिया हुआ है चक्र क्वांटम संख्या। इसको हम एन से प्रदर्शित करते हैं, इसको एल से, इसको एम से, इसको एन एस से। यहाँ पे आप इसके अंदर जान लेते हैं कि हमारा मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को प्रदर्शित करता है एन से। द्विसंगी क्वांटम संख्या हमारा इलेक्ट्रॉन की
कोणीय संवेग को बताता है जो L से होता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षक के अभिविन्यास को प्रदर्शित करता है, M से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। चक्रवृत्त क्वांटम संख्या हमारा इलेक्ट्रॉन के चक्रण को प्रदर्शित करता है, इसे हम S से प्रदर्शित करते हैं। Quantum number are used to describe the energy movement, orientation and spin of the electron in the orbit. There are 4 quantum number used. That is first, principal quantum number, second, azimuthal quantum number, magnetic quantum number, spin quantum number. Principal quantum number that describe the energy of the electron and azimuthal quantum number describe angular momentum of electron. Third, magnetic quantum number describe orbital orientation of the orbit. Fourth, last is spin quantum number describe orientation of the orbits, describe the spin of the electron. ये हमारा हो गया क्वांटम के प्रकार। अब आते हैं हाइड्रोजन लाइक वेव फंक्शन। हाइड्रोजन के समान तरंग फल। श्रोडिंगर समीकरण को ध्रुवीय निर्देशकों में हल करने की 3 समीकरण प्राप्त होते हैं। इन्हें हल करने पर अनेकों हल प्राप्त होते हैं। इनमें से अर्थपूर्व हलों की स्वीकार्य हल कहा जाता है। प्रत्येक स्वीकार्य हल से संबंध तरंग हाइड्रोजन के समान परमाणु के कक्षक को प्रदर्शित करते हैं। हाइड्रोजन के प्रत्येक कक्षक के लिए क्वांटम संख्याओं N, L, M तथा S के अलग अलग सेट होते हैं। किसी कक्षा में के लिए हलों की संख्या कक्षा में संख्या प्रदर्शित करती है। जैसे n = 3 के लिए हलों की संख्या 14 होती है। सभी स्वीकार्य हलों की बोहर त्रिज्या A0 के पदों में लिखा जाता है। Hydrogen like wave function. We get 3 equations on solving the Schrödinger wave equation and polar coordinate. On solving this equation, we get many solutions. The solutions which are meaningful are known as allowed solution. The wave function related to each allowed solution represented as orbital for hydrogen-like atom. Each orbital has hydrogen is given as different set of quantum numbers N, L, M and S. The number of solution gives the number of orbits in that orbit. For example, there are 14 solutions for n = 3 for all these allowed orbits. The solutions are written as terms of Bohr radius A0. नेक्स्ट टॉपिक हमारा दिया हुआ है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT। आणविक कक्षक सिद्धांत। प्रारंभिक विचार। परमाणु कक्षक की किसी परमाणु के केवल एक नाभिक के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए तरंग फलन होते हैं। अतः एक आणविक कक्षक एक अणु से सभी परमाणुओं के नाभिक के चारों ओर उनके प्रभाव में परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉनों का तरंग फलन होता है। अणु कक्षक सिद्धांत के अनुसार अणु में सभी परमाणुओं के नाभिक एक निश्चित दूरी पर होते हैं तथा
सभी परमाणु से संबंधित इलेक्ट्रॉन सभी नाभिक के प्रभाव से पूरे अणु को अंदर घूमते हैं। ऐसा माना जाता है कि अणु कक्षक सिद्धांत में अबाउ नियम, पाउली नियम और तथा हुंड नियम संतुष्ट होते हैं, अर्थात अणु से बनने के में इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में भरे जाते हैं। अणु कक्षक की आवृत्ति को सिग्मा, पाई और डेल्टा से प्रदर्शित किया जाता है, जैसे कि एसपीडी कक्षकों को परमाणुओं में व्यक्त किया जाता है। माना कि कोई अणु ए बी है, इसे ए से संबंधित तरंग फलन साइन ए तथा बी से संबंधित तरंगफल साइन बी है, तो आणविक कक्षक का तरंगफल साइन इक्वल टू साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा। इन तरंगफलों को हल्स-रोंजर समीकरण से प्राप्त करते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बेसिस आइडियाज। The atomic orbital is the wave function for electron revolving in the influence of one atom or only one nucleus. Thus, a molecular orbital can be defined as the wave function for the electron revolving under the influence of all the nucleus of atom constitution a molecular in MOT theory. It is considered that all the nuclei of atom of molecule are at fixed distance as all the electron belonging to all the nuclei move along the ether molecule under the influence of the nucleus. It is assumed that a Bohr principle, Pauli expulsion principle, and Hund's rule are satisfied. In the molecular orbital are the molecules is formed by adding electron one by one from lower energy level and higher energy level. The shape of molecular orbital are designed by sigma pi and as the SPD orbital at atom. The wave function electron function from the model will be if there is molecular AB whole wave function for A is sin A and that for B is sin B, then the wave function for the molecular V will sin equal to sin A into sin B. This wave function can be determined by solution of structural equation. सो गाइस, मेरी आज की ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करेगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट लेसन का